साथियों नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा था, हमने आप लोगों को सामान्य हिंदी की क्लास देने के लिए कहा हुआ था। आज उसी क्रम में हम लोग सामान्य हिंदी की पहली श्रृंखला में वर्णमाला के क्रम से प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग हिंदी की वर्णमाला के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वर्णमाला, देखो आप, वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना, वर्ण धन माला। पहले तो हम ये तय करें वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हम उसे कहते हैं वर्णयतीति वर्णा, अर्थात जिस किसी का भी वर्णन करने में सक्षम हो, ऐसी कोई भी ध्वनि जिसका वर्णन किया जा सके उसको हम वर्ण बोलेंगे। माला माने समूह होता है, अर्थात ऐसी ध्वनियों का समूह जिसका वर्णन किया जा सके उसको हम वर्णमाला के अंदर स्थान देते हैं। वर्णमाला में आपसे पूछा जाता कि वर्णों की संख्या कितनी होती, तो वर्णों की संख्या हमारी 52 होती। फिर इनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहले हमारे स्वर आते हैं। स्वर के बाद में ठीक बाद में हमारे अयोगवाह का स्थान होता। अयोगवाह के बाद में फिर हमारे व्यंजन आते, फिर अंतस्थ आते, फिर ऊष्म व्यंजन आते। ऊष्म व्यंजन के बाद में एक और आते हमारे, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक हमारे द्विगुण व्यंजन होते, या इन्हीं को एक दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता। स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप बताओगे कि 11 होती। अयोगवाह 2 होते। व्यंजन की बजाय स्पर्श व्यंजन कह दें तो इनकी संख्या 25 होती। अंतस्थ की संख्या 4 होती। ऊष्म व्यंजन 4 होते। संयुक्त व्यंजन 4 होते और द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अब आप देखो, इनको संख्या को जब हम गिनते हैं, 11, 2, 13, 25, 38, 4, 42, 4, 46, 4, 50 और 2, 52। इस प्रकार से कुल हमारे वर्णों की संख्या कितनी तय हुई? 52 वर्ण। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इसको स्वर से प्रारंभ करते हैं। स्वरों को भी कई भागों में बांटा गया, उन भागों को हम किस तरीके से, किस नामों से जानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे। स्वरों की संख्या अभी हमने तय करी 11, लेकिन एक हिंदी के विद्वान हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। कभी कभी इनका नाम लेके पूछा जाएगा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको संख्या बतानी होगी 10। अब देखो, पहले 11 स्वर में फिर कौन सा स्वर भोलानाथ तिवारी छोड़ते हैं उसकी बात करेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला री। ए, आए, ओ और औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखो, ये 11 स्वरों की संख्या तय हुई, लेकिन जो भोलानाथ तिवारी हैं वो ऋषि वाले री को नहीं मानते। इस कारण से ये संख्या भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितनी होती है? 10। अब इन 10 में भी विभाग किए गए, उनको अलग अलग नाम दिया गया, उनको हम अलग तरीके से समझते हैं। देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, इनको नाम दिया गया। इन 4 स्वरों को कहा गया कि ये हमारे मूल स्वर हैं, या ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। मूल स्वर आप लोग जानते हो, मूल का शाब्दिक अर्थ जड़ होता, अर्थात जो स्वरों की जड़ है वो यही है, आ, ई, ऊ, री। ये मूल स्वर इसलिए भी बोला जाता है, जब आप कभी संस्कृत की वर्णमाला पढ़ोगे तो आप देखोगे संस्कृत की वर्णमाला में लघु स्वरों का तो स्थान होता है, लेकिन कभी भी दीर्घ स्वरों का स्थान नहीं होता। इनको एक और नाम देते हैं, इनको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। अर्थात स्वरों की उत्पत्ति अगर बड़े आ की उत्पत्ति देखोगे तो भी इसी से होगी। संयुक्त स्वर जितने भी हैं वो भी सब इसी से उत्पन्न होंगे। इसी कारण से इनको नाम दिया जाता है मूल स्वर। आपसे प्रश्न किया जाएगा किसी भी परीक्षा में कि मूल स्वर कौन कौन से, या निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आ, ई, ऊ और री। या ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ, ई, ऊ और री। लघु स्वर कौन से हैं? आ, ई, ऊ और री।
फिर इसमें दूसरे स्वर निकल के आते हैं। दूसरा नाम देते हैं हम दीर्घ स्वर का। दीर्घ जैसा नाम से स्पष्ट है, दीर्घ माने बड़ा होता, तो इसमें जितने भी बड़े स्वर हैं उनको हम निकाल लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारे लिए दीर्घ स्वर तय होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और इसके बाद में एक अगले स्वर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुण स्वर। ए और ओ, इनको एक नाम देते हैं हम लोग, इनको कहते हैं हम गुण स्वर। इसी क्रम में अय और औ आते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं वृद्धि स्वर। लेकिन जब ये चारों मिलते हैं ए, अय, ओ और औ, तो इनको नाम दिया जाता कि ये हैं हमारे संयुक्त स्वर, या इनका एक नाम होगा, इनके लिए कहा जाएगा कि मिश्रित स्वर। अगर आपसे गुण स्वर पूछे जाते हैं तो आप बताओगे ए और ओ, वृद्धि स्वर पूछे जाते हैं तो आप बताओगे अय औ, और संयुक्त स्वर में इन चारों का स्थान होता ए, ओ, अय और औ। ये इसलिए आपको स्वर समझने की ज़्यादा भी ज़रूरत है। इसके बाद में हम संधि की क्लास पे जब आएंगे तो स्वर संधि, अगर आपने स्वरों को बहुत विधिवत तरीके से समझ लिया तो आप ये मान के चलो कि संधियाँ आपके लिए बिल्कुल आसान होंगी। आप देखते ही उनको हल करने में सक्षम हो जाओगे अगर गुण, वृद्धि, इन पे आपने अंतर करना सीख लिया। इसी क्रम में आप देखो, जब संयुक्त स्वर की बात आती है, अगर हम इनको क्रम से समझें कि इसमें संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर सम्मिलित हैं, अर्थात ऐसे कौन से दो स्वर हैं जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत इन दोनों को संयुक्त या मिश्रित बनाते हैं, ए, आए, ओ और औ। जब आप इनको संयुक्त बोलते हो तो संयुक्त शब्द को हम इसी तरीके से तो लिखते हैं, और इस पे हम अनुस्वार संधि से जब इस शब्द को तोड़ते हैं तो ये शब्द टूटता सम धन युक्त। सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रूप से, और युक्त माने होते जुड़ा हुआ या जुड़े हुए। अब संयुक्त नाम दिया गया अर्थात इन स्वरों पे एक से अधिक स्वरों का स्थान है, एक से अधिक स्वर जुड़े हुए हैं। कौन कौन से स्वर जुड़े हैं ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से स्वर सम्मिलित होते हैं। ए में जब बात करी जाएगी तो आ और ई का योग कराया जाएगा। अय में बात करी जाएगी तो आ और ए का योग कराया जाएगा। ओ में बात की जाएगी तो आ और ऊ का योग कराया जाएगा। आ और ओ का योग करा करके औ का योग बनाया जाएगा। अब आप इनको उच्चारण करके भी सीख सकते हो। आप एक बार उच्चारण करो मेरे साथ में, आ ई, आई आई आई, देखो ए का उच्चारण निकलता है। और इसके बाद में आ ए का उच्चारण करो, आई आई आई, देखो आई का उच्चारण निकलता है। ओ पे आओ, आ उ, ओ निकलता है। अब औ को बनाने के लिए औ आप देखो औ का उच्चारण निकलता है। इस क्रम से आप अच्छे से समझ जाओगे, और बार बार अगर आप इस वीडियो को देखते रहोगे तो आप हिंदी के लिए बिल्कुल सहज महसूस करोगे। हिंदी की किसी परीक्षा में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी का स्थान होता है तो आप ये मान के चलो हिंदी के माध्यम से आप सर्वाधिक अंकों को पाने में सक्षम होते हो। अब स्वरों के बाद में जब हम आते हैं तो हमें एक स्थान मिलता वर्णमाला में अयोगवाह का, और ये परीक्षाओं पे पूछा जाने वाला बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है कि अयोगवाह निम्नलिखित में से कौन सा है। हम लोग जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो आ ई उ री ए आई ओ औ, इसके बाद में एक हम लोग पढ़ते थे अंग आहा। अंग और आहा को इन्होंने अयोगवाह का नाम दिया जाता। इनको अयोगवाह कहा क्यों जाता? देखो ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना, आ, योग और एक धातु लगी वह। आ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता नहीं। योग ये सभी लोग जानते हो, योग माने जोड़ना होता, और वह संस्कृत की एक धातु है जिसका अर्थ होता है ढोना। अर्थात अयोगवाह का एक सामान्य सा अर्थ निकल करके आता कि ये किसी के साथ नहीं जुड़ते, ये किसी को अपने ऊपर नहीं ढोते, इस कारण से इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा को जब आप पहचानते हो तो इनको प्रतीक के रूप में अंग को हम अनुस्वार के रूप में रखते हैं। जब बिंदी रखी जाती तो इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और यही अंग जब 3 प्रतीकों के रूप में स्थापित होता, एक तो अंग हो गया, दूसरा आपने देखा होगा एक चंद्र बिंदु लिखा होता,
तीसरा आपने देखा होगा एक अर्धचंद्र बिंदु लिखा होता, इसको तो बिंदी जो रखी होती है इसको तो हम अनुस्वार बोलते, लेकिन चंद्रमा बना के बिंदी रखी होती तो इसको हम नाम देते चंद्र बिंदु। और जिस पे केवल चंद्रमा बना होता इसको हम लोग बोलते अर्धचंद्र बिंदु। आप प्रतीकों से भी समझते होंगे कि देखो ये चंद्रमा का आधा भाग ही तो लग रहा अर्धचंद्र बिंदु, लेकिन ये सारे अंग के ही रूप हैं। इनको हम अलग अलग प्रयोग कैसे करेंगे? हिंदी की वर्तनी शुद्धि पे जब आपके सामने प्रश्न आता तो हम ये नहीं पहचान पाते कि हमें अनुस्वार किस पे लगाना है, हमको चंद्रबिंदु किस पे लगानी है और अर्धचंद्र बिंदु किस पे लगानी है। देखो आप इन तीनों के अंतर आप समझ जाओगे। जहाँ कहीं किसी भी शब्द में आपको ना का स्पष्ट उच्चारण सुनाई दे, वंदन, चंदन, नंदन, आप इनका उच्चारण करो, वंदन, नंदन, चंदन। आप देखो सभी पे ना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही, तो इन पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। वंदन अनुस्वार लगाया, चंदन अनुस्वार लगाया, नंदन अनुस्वार लगाया। अब जब चंद्र बिंदु की बात आती तो ऐसे आने वाले वर्तनी शुद्धि पे शब्द जिन पे ना छिपता दिखाई देगा उन पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा आँख, आप देखो आँख का जब उच्चारण करते हो तो ना छिपता है, नासिक की ध्वनि तो मानी जाती है, नासिका से तो निकलती है, लेकिन ना स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा, ना हमें छिपता दिखाई दे रहा। आँख, गूंज, आप देखो गूंज का उच्चारण करते हो, नासिका का सहयोग तो मिलता है लेकिन ना छिप रहा है। चांद, आप देखो सभी पे ना की स्वर ध्वनि सुनाई देती है लेकिन ना छिपता है। आँख, गूंज, चांद, तो इन दोनों पे आप अंतर समझ गए। जिन पे ना की ध्वनि सुनाई दी उस पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, जिन पे ना छिपता दिखाई दिया उन पे हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। एक और बचता मेरे सामने अर्धचंद्र बिंदु। देखो अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? जो विदेशी शब्द जितने हैं, जितना विदेशज शब्द है उनके साथ में हमने इनका प्रयोग करते हुए देखा। हाल, आप देखो हाल अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा, इस पर हमने अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया। डॉक्टर, अर्धचंद्र बिंदु। काफ़ी, अर्धचंद्र बिंदु। अब आपको तीनों पे अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इस पे ना की ध्वनि सुनाई दी, इस पे ना की ध्वनि छिपती दिखाई दी, और ये जितना विदेशज शब्द है जिस पे अनुस्वार का प्रयोग चाहिए, जिस पे कुछ नासिक की ध्वनि की जरूरत होती है, उस पे हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमारा ये अंग का प्रयोग पूरा हुआ। इसके बाद पे हम आते हैं हमारे अंतिम अयोग वहाँ पे जिसको हम आहा बोलते हैं। पहले आहा के लिए हम लोग कहते थे अंग आहा खाली। अब वो आहा का प्रयोग किस तरीके से होता? आहा को हम किसी भी शब्द के अंत पे इस तरीके से तो समानांतर बिंदु लगे हुए देखते हैं, इनको हम लोग नाम देते, इसको हम लोग संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं। और जब इसका उच्चारण की बात आती तो इसको हम हा के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे हमने कहा रामः, अगर राम लिखा है और बाद में दो बिंदु लगे हैं तो इसको हम रामः पढ़ते हैं। अर्थात अंग और आहा से हमें स्पष्ट हुआ कि ये दोनों हमारे लिए अयोग भाव स्पष्ट हुए। यहाँ तक तो ये हमारी स्वरों की बात पूरी हुई।